स्क्रीन देख पा रहे हो ना? स्क्रीन हाँ देख सर। पा रहे हो? हाँ ठीक ठीक ठीक। पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन। Polygenic gene interaction, or it is also known as quantitative inheritance. Quantitative inheritance मतलब समझेंगे इसका क्या है? मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, एक पार्टिकुलर ट्रेट को, है ना, बहुत सारे जीन मिल के कोड करते हैं, ठीक है। इन दिस इनहेरिटेंस, इस इनहेरिटेंस में क्या होता है? इन दिस इनहेरिटेंस a single trait is controlled or governed by multiple gene, ठीक है। इससे बहुत पहले हमने जिक्र करा था प्लियोट्रॉपी। इन प्लियोट्रॉपी आई हैड डिस्कस्ड a single gene influences many traits. एक जीन बहुत सारे ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, बताया था ना। मटर का बीज का साइज बहुत बड़ा, एकदम छोटा है, इंटरमीडिएट में, है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला बताया था, एक जीन में यदि खराबी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, हेयर लॉस हो सकता है। ड्रोसोफिला में एग्जांपल दिया था कि आंख का जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक ना, तो उसके बॉडी में भी डिस्कलरेशन होने लगता है। ये दैट वाज प्लियोट्रॉपी। आज उसका जस्ट उल्टा करें। पॉलीजेनिक इंटरैक्शन मींस एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, फॉर एग्जांपल सीड कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, दैट इज पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन और क्वांटिटेटिव जीन इंटरैक्शन। इसको समझने के लिए आप बस मोटा मोटी यही समझेंगे कि जितना डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ज्यादा कैरेक्टर डीपली एक्सप्रेस होगा, है ना। हाँ, इट कैन बी अंडरस्टैंड दैट, इसको समझा जा सकता है understand that more the number of dominant allele, more deeply the trait are expressed ना। जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना डीपली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो देखो, इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट भी बोल सकते हैं ना। क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट में, क्या चीज, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट प्रोटीन। डोमिनेंट एलील जितना होगा उतना डीपली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मोटा मोटी इसी तरीके से समझेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विस्ट कर लेंगे आप लोग भी फोन को। आगे बढ़ते हैं। पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन स्टडी करा था नेल्सन ने और ईस्ट ने इन कर्नल कलर ऑफ व्हीट। कर्नल कलर ऑफ व्हीट कहने का मतलब गेहूं का बाहरी रंग। गेहूं देखे हो ना, व्हीट, उसका बाहरी रंग कैसा होता है? भूरा ऐसा होता है। हाँ, गोल्डन होता है, येलो होता है, लाइट येलो होता है, डीप गोल्डन होता है, डीप येलो होता है कि नहीं, देखे हो ना। हाँ हाँ, सर। हाँ, तो सब अलग अलग शेड्स का कलर होता है। वो अलग अलग शेड्स का कलर क्यों होता है आज बताएंगे, है ना। हाँ, तो नेल्सन ने पोर्ट कलर ऑफ कर्नल कलर ऑफ व्हीट पे काम करा था
और ईस्ट नामक साइंटिस्ट, EAST, ईस्ट नामक साइंटिस्ट ने काम करा था कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको। टोबैको का जो कोरोला होता है, कोरोला आप बताएंगे क्या होता है? कोरोला जो फूल का जो बाहर का कवर होता है। पेटल्स, द कलेक्शन ऑफ पेटल्स ना। हाँ, so polygenic interaction was studied by Nilsson, NILSSON, in kernel, color of wheat, and yeast, आदमी का नाम है ईस्ट, ओके, ईस्ट studied the polygenic interaction in corolla, CORO, यार डबल ए लिख दिया मैंने, COROLL, कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको, है ना। सो यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको, polygenic interaction in wheat, ठीक है, wheat का एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। इसका स्पेलिंग क्या लिखते हैं? EAST, ईस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, EAST। अच्छा, डबल ही हो गया, हाँ रुको इसको सही करता हूँ। सर पॉलीजेनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या बताएं? पॉलीजेनिक इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना, बस ये है ना मोटा मोटी। यस सर। और प्लियोट्रॉपी क्या था? प्लियोट्रॉपी मतलब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा। ट्रेट को कंट्रोल करेगा, ट्रेट को कंट्रोल कर, हाँ ट्रेट भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, है ना, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ट्रेट और कैरेक्टर में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है, एकदम है, ठीक ना। जैसे कि मैं बोलूंगा हाइट, ये मैं बता चुका हूँ, पहला वीडियो में देखेंगे। हाइट इज अ कैरेक्टर। नाउ स्मॉल हाइट, इंटरमीडिएट हाइट, लॉन्ग हाइट, these three are the trait of the character height, समझे। फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर। अब वो कलर कैसा हो सकता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो is a trait while the color is the character ना। यदि मैं बोलूंगा फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन कैरेक्टर हो गया। अब फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ये दोनों उसका ट्रेट हो जाएगा। सीड शेप इज अ कैरेक्टर। राउंडेड सीड एक ट्रेट हो गया, रिंकल सीड दूसरा ट्रेट हो गया। इस तरीके से मैं बोलूंगा स्किन कलर, ह्यूमन का स्किन कलर, ये एक कैरेक्टर हो गया। अब स्किन कलर निग्रो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, मुलाटो हो सकता है, वेरी डार्क हो सकता है, वेरी फेयर हो सकता है, ये सब ट्रेट हो जाएगा। अब आइडिया पता चला ट्रेट क्या होता है ना। डिफरेंट शेड, हाँ, डिफरेंट शेड्स ऑफ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। डिफरेंट शेड, मैं बात करूंगा गेहूं का रंग, व्हीट का रंग, ये कैरेक्टर हो गया ना। तो गेहूं का रंग तो बहुत सारा हो सकता है, लाइट येलो, डीप येलो, गोल्डन ना, ये सब ट्रेट हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग, देखते हैं गेहूं का गेहूं का जो कैरेक्टर है कलर का, आउटर लेयर का, उसमें कितने सारे ट्रेट्स दिख रहे हैं, है ना। सो it can be studied by with the help of dihybrid cross. It is studied by dihybrid क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। आई एम टेकिंग टू जीन, ए जीन एंड बी जीन, है ना। डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया हूँ, ये एक बीज होगा, इससे पौधा उगेगा। इस पौधे का ट्रेट कैसा होना है?
ठीक ना, एक्स्ट्रा रेड रहेगा। इस पौधे का जो बीज निकलेगा और उस बीज का जो रंग होगा दैट इज एक्स्ट्रा रेड, एक्स्ट्रा रेड, और इसका रंग होगा व्हाइट। ठीक है, जो गेहूं में इस तरीके का एलील, यहाँ पे इस तरीके का एलील रहेगा, यहाँ पे इस तरीके का एलील रहेगा, वो उसका बीज व्हाइट होना है, सफेद होना है। चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं आपके गैमेट्स। ठीक है, ये हो गए गैमेट्स, these are gametes। क्रॉस कर रहे हैं हम। आफ्टर क्रॉसिंग आई गॉट दिस। हमारे पास जो F1 जनरेशन आया वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। इसका कैरेक्टर किस तरीके से रहेगा, इंटरमीडिएट रेड। ठीक है, ऑल आर इंटरमीडिएट रेड, सारे के सारे इंटरमीडिएट रेड होंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे चंदन, अब क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे। हमको F2 जनरेशन चाहिए, ठीक ना, ये F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में आता है। सेल्फिंग करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस। हाँ सिमिलर गैमेट्स जो रहेगा क्रॉस आएंगे। ओके, ये एक पेरेंट मानेंगे, हाँ दिस इज अनदर पेरेंट। इसका पॉसिबल गैमेट बताओ जी, इसका पॉसिबल गैमेट क्या क्या होगा। ए बी, हाँ स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल। हाँ आशुतोष सही है, देखो जरा आशुतोष, आशुतोष नहीं है क्या, देखो तो नहीं है सर। नहीं है, क्या हो गया इसको, आशुतोष यार वाईफाई लगवा रखा है घर में, उसके बावजूद भी चला गया नेटवर्क। बेचारा। ठीक है, देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज हमें करना है। है ना, चलो देखते हैं किस प्रकार का प्रोजीनी आना है F2 जनरेशन में। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, हाँ इस तरीके का। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसका हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर निकालना है। सिंस वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव ट्रेट आल्सो, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक ना, इसमें मोटा मोटी यही समझेंगे, मोर द डोमिनेंट एलील, more the dominant allele, more deeper is the expression, more deeper is the expression। ठीक ना, चलिए ये वाला किस तरीके का बीज बनाएगा, ये वाला पेरेंट की तरह बनाएगा। दिस इज एक्स्ट्रा डीप, सॉरी एक्स्ट्रा रेड बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा रेड होगा ये।
एक्स्ट्रा रेड होना है। इसके बाद आएगा डीप रेड, मींस यहाँ पे ऑल टुगेदर कितना डोमिनेंट एलील था, 4 ना। अब देखते हैं यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 1, है ना। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। 2 2 1 2 1 1 0, है ना। सो टेल मी इसका एक्सप्रेशन कैसा हो। मैं हिंट दे दे रहा हूँ। सबसे क्या बोलेंगे, 100% जो डोमिनेंट रहेगा उसका एक्सप्रेशन होना है एक्स्ट्रा रेड, है ना। जब एक उसमें रिसेसिव एलील आ जाएगा तो उसका एक्सप्रेशन होना है डीप रेड, है ना। ओके, इंटरमीडिएट में आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट 3:3 में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट रेड के बाद आना है लाइट रेड एंड देन वाइट, है ना। इतने सारे ट्रेड्स दिखेंगे। चलिए सबका नंबर देख लेते हैं। एक्स्ट्रा रेड कितना है जी? 1। 4 डोमिनेंट वाला एक ही होगा ना। 1 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ हाउ मच, 16 ना, 16, ठीक है। 3 एलील वाला कितना है, 3 डोमिनेंट एलील वाला कितने? 1 2 3 4 3 4 है। 3 4 ना, यस। 4 आउट ऑफ 16। इंटरमीडिएट मतलब 3 वाले ना, 2 वाले, सॉरी 2 वाले 2 कितने हो जाए देखते हैं। 1 3 4 5 2 3 6 4 5 6 6 ना। हाँ। दिस इज हाउ मच, 6 आउट ऑफ 16। लाइट रेड कितने हो जाएंगे? लाइट रेड 2 1 2 3 4, 4 ये ना, हाँ। 4 हो जाएंगे, 4 आउट ऑफ 16। और वाइट कितने हो जाएंगे? 1 1 आउट ऑफ 16। ये पेरेंट टाइप हो जाएगा, F1 का पेरेंट टाइप, ये भी F1 का पेरेंट टाइप ना, पेरेंट टाइप। सर मतलब जितना डोमिनेंट होगा उतना तरह का मतलब हाँ, उतना डीप एक्सप्रेशन होना है, उतना गहरा एक्सप्रेशन, टाइप हो गया ना सर। हाँ उतना गहरा एक्सप्रेशन होना है। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक ना। वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड के लिए किया जाता है, जो हम बताए थे आप लोगों को। वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पे, हाँ ठीक ना। फॉर्मूला टू फाइंड आउट the genotype and phenotype of polygenic interaction or inheritance, interaction or inheritance, interaction और inheritance, जो भी बोलो, ठीक ना। phenotype के लिए हम बताते हैं, phenotype is equal to 2n plus 1। क्या हुआ? 2n plus 1। n is the type of hybrid, n is the type of hybrid। so यहाँ पे हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड ले रखे ना हम लोग, तो हाइब्रिड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, है ना। ओके, सो now so phenotype number of phenotype is equal to 2 into 2 plus 1। कितना हो गया? 5 प्रकार के फिनोटाइप होंगे। तो 5 प्रकार के फिनोटाइप है, देखो तो, है ना। 5 प्रकार का फिनोटाइप, 1 2 3 4 5 है ना। इस तरीके से निकालेंगे ना। ये हो गया फिनोटाइप का रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला। जीनोटाइप
number of genotype is equal to number of genotype is equal to 3 to the power n लिख सकते हैं 3 to the power n, where n is type of, क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ हाइब्रिड। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाना है, 2, है ना। सो नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 प्रकार के यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखेंगे। सेंटर पे जो एंगल बनता है स्पॉट से, वो कैसे बनता है, 9 प्रकार के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एक हो गया, है ना। तो अगर तुम्हारा दोनों स्पॉट का नेट इक्वल है तो रेडियस में क्या हो जाएगी, सेंटर से जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये एक हो जाएगा, ये देखो। और बाकी देखो ए बी देखोगे, मिलाओगे तो ये इतना ही आना है, इतना 9 ही आना है। अब मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, कैलकुलेट नहीं करूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ पॉलीजेनिक इंटरैक्शन। चलिए अब एक और एग्जांपल बताते हैं हम। स्किन कलर पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन इन जीन इंटरैक्शन या इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। ठीक है, एक एग्जांपल हम ह्यूमन से दे रहे हैं। ठीक है, इसको स्टडी करा गया था डेविनपोर्ट में। डेविनपोर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने स्टडी करा था ह्यूमन के अंदर पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन, है ना। he worked on inheritance pattern of human skin color, ठीक है। मनुष्य के स्किन के कलर पे इन्होंने काम करा, है ना, और एक पैटर्न ड्रॉ करी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ह्यूमन स्किन कलर जो है मेलानिन पिगमेंट है। मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 3 जीन are responsible for 3 genes are responsible for imparting स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर इंपार्ट करने के 3 जीन अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्वांटिटेटिव इंटरैक्शन ही है, इनहेरिटेंस है, जो ही बोलना चाहो। वो तीनों जीन हो जाएंगे ए, बी एंड सी, ये तीनों जीन, है ना। सो डेविनपोर्ट ने क्या करा, पूरा पॉसिबल ह्यूमन स्किन कलर फाइंड आउट करा, है ना। ही वर्कड ऑन दिस वैल्यू और दिस डाटा, और उन्होंने कंक्लूड करा कि ह्यूमन में लगभग कितना बोलेंगे 3, 5, 3, दिस इज 2n + 1, so 6 + 1 7 ना। 7 प्रकार के अलग अलग रंग होते हैं ह्यूमन बीइंग, 7 अलग अलग प्रकार के ट्रेट होते हैं ह्यूमन स्किन के, ठीक है। वो कैसे होते हैं, हाँ अभी बता रहे हैं आपको। और इसमें जो ABC माने वो कहाँ से लिए हैं? कहीं से भी, ये जीन है, ये जीन लोकेशन हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम नंबर 1 पे तीनों हो सकते हैं। एनीवेयर इट कैन बी,
तो मतलब बस एक से लेके, हाँ बहुत- ऑटोजोम पे ही है, ये ऑटोजोम पे है, एक से लेके 23वां क्रोमोसोम पे कहीं पे भी है। किसी बुक में जिक्र नहीं करा गया है कि कौन सा जीन, कौन सा क्रोमोसोम पे स्किन पिगमेंटेशन कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है। आप इफ यू विल स्क्रॉल इन एनसीबीआई, एनसीबीआई एक वेबसाइट है, उस पे आप ढूंढोगे कि कौन सा जीन पे हमारा स्किन कलर इम्पार्ट करने वाला जीन प्रेजेंट है, आप वहां से डाटा फेच कर सकते हो, ले सकते हो। सर इसमें तो अज्यूम किए कि एबीसी है, हाँ हाँ इसमें तो बस मान लिया कि एबीसी होता है। हाँ हाँ, ये हाइपोथेटिकली हम एबीसी मान रखे हैं, लेकिन ओरिजिनल कुछ तो जीन होगा, वो जीन 3 नंबर में होगा, है ना, वो जीन 3 है, और वो जीन 3 है, वो जीन को हम ए बी सी नाम दे दिए, या फिर क ख ग अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हो आप, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। 3 अलग अलग जीन है, यदि म्यूटेशन एक में भी हो जाए तो वेरिएशन कर जाएगा, ठीक ना, एक्सप्रेशन में वेरिएशन हो सकता है। सो ही टुक, ठीक है, तो उन्होंने एक हाइब्रिड या फिर एक हाइपोथेटिकल डाटा ड्राइव करने की कोशिश करी। ह्यूमन बीइंग में क्रॉसिंग करना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतना बल्क लेवल में, सो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डाटा तैयार करा, ठीक है। ही टुक निग्रो ब्लैक, निग्रो ब्लैक, NGRO, he took negro black man crossed with white man, ठीक है, crossed with white parent, very light parent, ठीक है। इसमें एक को मेल समझ सकते हैं, एक को फीमेल, दिस इज पेरेंट 1 पेरेंट 2, है ना। इसका पॉसिबल गेमेट क्या होगा, इसके गेमेट हो जाएंगे ए बी सी, इसके गेमेट हो जाएंगे स्मॉल ए बी सी, है ना। जब हमने हाइब्रिड करा, प्रोजेनी क्रिएट करा, तो प्रोजेनी आया इस तरीके से, इट वाज इन इंटरमीडिएट में आया, एशिया पीपल की तरह, जो हम लोग का कलर है, ठीक ना, इसको कहते हैं मुलाटो। इस कलर को हम लोग कहते हैं मुलाटो, मुलाटो कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कलर आएगा जो एशियन पीपल का है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे, ये तो हमारा F1 जनरेशन था, सेल्फिंग करा गया। सेल्फिंग मींस ही टुक 2 parent having same allelic combination, A B B C and C, A B B C and C ना। यहाँ से पॉसिबल गेमेट निकालना है, बना सकते हैं पॉसिबल गेमेट, करके दिखाओ जरा, कम ऑन शो मी द पॉसिबल गेमेट्स। इसमें गेमेट कितने बनेंगे जी, गेमेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स, गेमेट्स सर इज इक्वल 8, टू 2 to the power n ना, where n is number of heterozygous heterozygous pair, तो heterozygous pair कितना है यहाँ पे, 3 है ना, सो 2 to the power 3 इक्वल टू हम 2 का 4 दूनी 8, बना के दिखाओ जरा 8 गेमेट। चलो हम थोड़ा सा सो लेते हैं, जल्दी बनाओ, बना के दिखाओ, फोटो खींच के भेजो टेलीग्राम पे। पूरा बनाना है जो बॉक्स। नहीं बॉक्स नहीं, सिर्फ गेमेट, पॉसिबल गेमेट हमें बना के, ओके उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से होता है, करके देखो एक बार, नहीं तो हम तो हैं ही ना। समझ में आ रहा है तुमको,
लाइन वाली क्या ठीक है तो क्या प्रूव करना है हो गया सब कुछ किसी को डाउट है चलो अब 1 मिनट और दे दो जिससे नहीं बनेगा बोलना अंशुल समझ में आ रहा है कि जितना क्वेश्चन कराएंगे सर्कल में तुम लोग को उतना ही क्वेश्चन बनाना है इससे ज्यादा स्कूल के अकॉर्डिंग उससे बहुत ही ज्यादा इतने से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे या जो भी होमवर्क या जो असाइनमेंट देंगे उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन इससे मुश्किल से 2 या 3 हो जा सकते हैं कभी बन गया एक जगह बना कि नहीं चंदन सर कहाँ गए? सोने चल गए बोले तो थे। अरे यार लीव भी कर दिए, हम होस्ट बन गए। ठीक है तुम ही बताओ कुछ बना अब बना तो तो कितना 8 हुआ हमको समझ में नहीं आया कितना मतलब क्या पेरेंट वाला भी होगा कैपिटल ए मतलब वो वाला भी होगा क्या ABC तीनों को साथ में रखना होगा। कैसे है वो समझ में नहीं आया अच्छे से अच्छा देखा भेजे टेलीग्राम क्या? पे हाँ अच्छा भेजो टेलीग्राम पे देखा क्या चीज? तमोगना घोष का वाला नहीं देखते हैं। अच्छा उसको तो जानते हैं। जानता है कैसे अरे मतलब पर्सनली नहीं जानते हैं तो उसको देखे हैं पहले भी। जानते हैं पर्सनली कौन जानेगा भेजा क्या भेज रहे हैं।
देखो क्या मैं भेजी। ओके, हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सुन पा रहे हो? यस। ओके ठीक, नेटवर्क चला गया था यार। मैं सो लिए। सो लिए नहीं यार, अब उसी समय से नेटवर्क ठीक कर रहे हैं। आएगा सही। ठीक है, आया तुम लोग का रिजल्ट आया? हाँ सर आया तो। कितना क्या क्या बना? टेल मी द पॉसिबल गैमेट। सर भेजते हैं 1 सेकंड। मुस्कान तुम ही भेजोगे जी? ठीक है, सो हम एक तरीका बताते हैं किस तरीके से आप पॉसिबल गैमेट निकालोगे। गैमेट को आप इस तरीके से लिखोगे, 2 गैमेट है ना, पहला इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से एरो बनाइए, एक इस तरीके से एरो बनाइए, है ना। इन एरो के एंड पे दूसरे एलिल को रखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर एक एरो निकालिए यहाँ से, फिर यहाँ से भी एरो निकालिए 2, यहाँ से भी 2 एरो निकालिए, यहाँ से भी 2 एरो निकालिए, है ना। अब रखेंगे आप तीसरा एलिल, तीसरा एलिल रखिए, तीसरा एलिल सी 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 सी। अब क्या करेंगे, अब आप एक हाइपोथेटिकल लाइन इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से देख पा रहे हो, ये आप कंसिडर करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आना है, कैपिटल ए, इसमें आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब आप इसको लोगे, इसको लोगे, है ना। पहले आपने कंसिडर किया इसको, इसको आप कंसिडर कंसिडर करेंगे इसको। अब आएगा क्या, ए बी सी। ओके ओके ओके, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्मॉल सी होगा ना ये तो। स्मॉल सी और एक कैपिटल सी है ना, दिस इज सी 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 सी, हो गया ना। जब आप इस तरीके से लिए थे, आप क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे इसको, ए बी और सी, इन तीनों को लेंगे, तो क्या बनेगा, बनेगा ए बी कैपिटल सी, स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप कंसिडर करेंगे इसको, ए बी और इसको, क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरीके से 4 बन गया गैमेट। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ए बी और सी ना, इस तरीके से ए बी और सी, तो बनेगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब इसको स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, अब इसको स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, अब इसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। तो कितने गैमेट बन गया देखो तो, ऑल टुगेदर इतने सारे गैमेट्स बन गए, इतने सारे गैमेट्स बन गए। अब इतने सारे गैमेट का यूज करके आपको पॉसिबल प्रोजेनिस बनानी है, इतने सारे गैमेट यूज करके आपको पॉसिबल प्रोजेनी बनानी है। तो क्या करोगे, यूनिट स्क्वायर बनाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अरे यार ये तो 8 बन जाएगा ना, हमें 8 चाहिए ना, 8 के लिए जगह ही नहीं हो पाएगा।
छोटा करते हैं इससे। बना के दिखाओ तो, यदि तुम लोग कॉपी पे बना रहे हो तो। A B C, तुम लोग को इस पे हम असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट का कॉपी बस ये रहेगा। A B small c, A B small c. Next, A small b capital C, capital A small b small c. सर इतना लिखेंगे तो सर 8 बज जाएगा। ना करके देखो जरा अपने। सर 64 आएगा ना इसका तो। हाँ 64 आएगा। हम एक ट्रिक बताएंगे इसको, इसके लिए ना, इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, है ना। इस तरीके से सेम चीज आप इधर भी लिखोगे, A B C, A B C, ओके। सो इस तरीके से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा इस तरीके से। 1 2 तीसरा करेंगे A B C, चौथा क्या हो जाएगा A B C, पांचवा है स्मॉल a स्मॉल कैपिटल B, और ये C कौन सा है, कैपिटल है कि स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहाँ गया, गड़बड़ है। एक फ्रेम पे नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मोटा मोटी आपको हम बता रहे थे, A B C, A B C। यहाँ पे ऑल टुगेदर डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6 है ना। यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और यहाँ से 2, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप भरते जाओगे। करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ जरा। सब में अल्फाबेट ही भरो आप सिंपली। जैसे कि मैं इसकी जिक्र करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने डोमिनेंट एलील्स आएंगे, 3 1 4, इसमें 4 डोमिनेंट एलील आ जाएगा। यदि मैं इसकी जिक्र करूं, इसमें डोमिनेंट एलील कितना आएगा, 2 ही आएगा। वर्कआउट विथ ऑल दोज ऑफ 64। ठीक है, तो पूरे 64 में करके देखो तो जरा, इसमें कितने डोमिनेंट एलील आ रहे हैं, है ना। आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा, डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, number of dominant allele, number of dominant allele, 6 dominant allele कितना, 1 times, ठीक ना। 5 डोमिनेंट एलील कितने बार, 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 4 कितने आ रहे हैं, है ना। 3 कितने आ रहे हैं, 3 डोमिनेंट एलील कितने आ रहे हैं। फिर 2 डोमिनेंट एलील कितने आ रहे हैं, फिर 1 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है, और 0 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है। ठीक है, इतना बताओ तो जरा, ये बताओ आप लोग अपने कॉपी में करो और बताओ जल्दी से। टेक योर टाइम एंड टेल मी। ये 1 आया आउट ऑफ 64, ये कितना आएगा आउट ऑफ 64, ये कितना आएगा आउट ऑफ 64, ये कितना है 64, ये कितना है आउट ऑफ 64, ये कितना है। चलो डोमिनेंट 0 डोमिनेंट एलील मैं बता दे रहा हूँ, 1 आएगा आउट ऑफ 64। 0 डोमिनेंट एलील मतलब सारे के सारे रिसेसिव होंगे। चलो ये दोनों हम आपके लिए कर दिए।
पहला और आखिरी हम आप लोग के लिए कर दिए, बीच वाला आप लोग करके दिखाओ जल्दी से। तैयार रखो और वैल्यू बताते जाओ। ये किसने भेजा? अरे ये कौन बता दिया तुम लोग को? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा अभी डिस्कस नहीं किया है। सर बहुत आसान काम दिया। करो करो करो, सब ये क्लास में होते तो अच्छा खासा करते हम लोग, थ्योरम होता बोर्ड पूरा भर जाता है इससे। ट्रायंगल में पढ़ाएंगे, जैसे ये फाइंड आउट 6 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है, और ये डायमीटर है, तो और उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप आ रहे हैं। बता देंगे। ये तो बता ही सकते हो कितने प्रकार के फिनोटाइप है। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। फॉर्मूला से भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं? सो 2 × 3 + 1, 3 × 4 7, सही है अपना। करो जरा जल्दी। और यहाँ से आता है, एम्स में क्वेश्चन आता है, जिपमर में क्वेश्चन आता है। हो रहा है जी। मुस्कान, मुस्कान, नंदिनी, मुस्कान कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। चंदन, सुधांशु, जल्दी। यस सर। बहुत सारा थ्योरम करवाए, वो सब थ्योरम हो सके स्कूल में नहीं करवाया गया। वो स्कूल में मैम थोड़ी ना ये देखने जाए कितनी ज़्यादा लिखे हैं नंबर, सब कॉपी बनाओ, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं कि स्कूल में क्या दिमाग ही नहीं लगाता है कि लोग जैसे फैसिलिटी कर रही है। और कोई ऐसा कर रहा है क्या? वो भी कर रहा है ऐसे। बढ़िया। अच्छा चलो कोई नहीं। अब ये मुझे लगा था एक दो लोग ही नहीं है काम किया, बोले जा रहे थे कुछ बाकी के लिए, पता चला है बहुत लोग हैं बाकी। हम बोलने ही वाले थे, अभी जस्ट हम बोलने वाले थे कि दो तीन लोग ये काम किया, तीन लोग बाकी। कितना भी प्रवीण सर को उसके लिए पार्टी तुम्हारा कैंसिल हो गया। अरे तुम्हारा एड्रेस लेंगे तो वहाँ पे ये डिलीवर करवा देंगे, हम लोग क्या डिलीवर करवा देंगे जोमेटो से। चलो ठीक है। अब क्या वो हमारा पार्टी हो स्वयं वेट पर बात करेंगे, जब भी मिलेगा सोचेंगे ना उसको पूछना। उसका स्टेटस देख के लग रहा था क्या क्या याद आ रहा था। रख दीजिए। हाँ हाँ रख। स्टेटस लगाई थी लगाई थी ना स्टेटस। ठीक है, तुम्हारा दिया था 2 equal chord AB and CD of a circle with center O। ठीक है, दोनों chord कैसा है? इक्वल है। AB और CD chord का नाम meet at point P as shown in figure, so that BG equals to DE and AE equals to CD। बनाओ। यहाँ पे कोई सेंटर हो रहा है, देखो कोई भी सर्कल और में क्वेश्चन आए ना, सर्कल में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे तुम्हारा बना सुना। तुम्हारा काम बस रहेगा सेंटर से सर बन रहा है, 1 सेकंड।
और एक थ्योरम एक थ्योरम पढ़ाया था बहुत पहले कि जो भी लाइन सेंटर से कॉर्ड पे जाता है उसका क्या होता है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए अभी तुमको दिक्कत आएगा, मोटा दिक्कत आएगा ही आगे अभी। तो बस सीखो, कुछ जो चीज बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखो। कभी भी सेंटर से ध्यान देना हमारे लिए, जैसे एक सर्कल है, सेंटर है, एक कॉर्ड है, कभी भी सेंटर से अगर कोई लाइन क्रॉस करेगा कॉर्ड पे, तो सेंटर से तो बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकते हैं, ये लेकिन एक परपेंडिकुलर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा कोशिश करना है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड पे। अगर तुम्हारा लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ऐसा थ्योरम हुआ था बहुत पहले हुआ था, वो बता देंगे। अब क्या है सबसे, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी है। परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करोगे तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, होगा, बदल दे तो इसको, ठीक है। कर लेगा सब कुछ, बना या नहीं बना, कैसे बनाया बताओ, आगे तुम बताओ। वही तो, अच्छा तुरंत कर देते हो वही। चलिए अब इसके बाद दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होगा, आरएचएस से वही तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ठीक है। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल के बाद क्या, एबी इक्वल टू एमई लिख दिया होगा सीधे, नहीं ना। फिर एलबी और एमडी इक्वल, दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलबी माइनस एलई में से क्या करेगा, एलबी सब्ट्रैक्ट कर देगा, और एमई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देगा, एमडी सब्ट्रैक्ट कर देगा। और एलबी और एमडी क्या था, इक्वल था, तो एलबी इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर दोनों को इक्वल दिखाने के लिए तो इसमें क्या करेगा, एबी और वो ऐड कर देगा, है ना। फिर हो गया, अब गिन रहे हैं। एलबी गिनो, सॉरी, कर लेगा यहाँ से ना, ई इक्वल्स टू यहाँ पे डीएम आ जाएगा, तो अच्छे से अपना कॉपी, ठीक है, बना लोगे। डीई वही डीई आया समझ में, किसको नहीं आ रहा, किसको किससे नहीं बना, एक क्वेश्चन बताओ, बगैर जिससे नहीं बना या समझ में नहीं आया तो बताओ। सबको बन गया, सबको समझ में आ गया, बढ़िया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोबारा और बना लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, और पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, मतलब क्या पूछ लिया, तब तो सारे से हो गए, मैं घटिया जो बना लेता हूँ। और टीचर क्यों बने हैं? उन लोग को पता है टीचर क्यों बने हैं, हम लोग वैसे ही कराएंगे, अभी मैं ठान लिए थे क्यों बदला मेरा मोटिवेट पढ़ाने में थोड़ी, जो मेरे साथ हुआ कोई तो होना चाहिए जिससे बदला दिया, आया। हम लोग भी टीचर बन जाए। हाँ सर, हो गया। बताओ 5 डोमिनेंट एलिल कितना, तो 6। 6 टाइम्स। चंदन तुम्हारा है जी, थोड़ी ना हम कोड ये इतना सारा ओके 4 डोमिनेंट एलिल, 15। वेरी गुड। कहाँ से ढूंढा जी,
सर बनाया ऐसे फोटो भेजे बनाए क्या? हो? हाँ सही है। हाँ और बताओ 3 डोमिनेंट एलील। 20। वेरी गुड। ठीक है, इसका बेनिफिट है तुम लोग ठीक है, हाँ सर। आया इस तरीके से? हाँ सर। आया? ओके ठीक है। यदि हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करना चाहे तो, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना चाहे तो किस तरीके से बनेगा? बार ग्राफ पे इसको रखेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, है ना, इस तरीके से रखते हैं। यदि तुमको नाम रख दिया पूरा दुनिया जान गया। नंबर ऑफ, इस तरफ रखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डोमिनेंट चल क्वेश्चन बनाओ। एलील, है ना, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील रखते हैं उस तरफ। क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। और इस तरफ रखते हैं हम लोग तुम बोला या ना बोला तो तुमको क्वेश्चन आंसर बता दे। क्वेश्चन बताओ। हाँ, एंजल मेरा ना कितना करें? चलो क्वेश्चन बनाओ। हमको और टोटल लेना 64 ना 64। वही स्टेटस की बात कर रहे तो यार लंबा चौड़ा हो जाएगा ये, कुछ चल क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन बना के करते हैं। जब करने का मौका देंगे। डोमिनेंट एलील, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से करते हैं हम लोग, लक्ष्य है ना। हाँ, तुम सोच रहे हो इस तरफ करते हैं हम लोग। नहीं सोच रहा है तुम पहला कोचिंग में है। तुमको क्या लग रहा था? नंबर ऑफ बोलो लग टाइम्स रिपीटेशन, है स्कूल के टीचर में थोड़ी है। ओके। यदि हम लेते हैं 6, 6 टाइम्स रिपीटेशन, 6 टाइम्स रेपिटेशन लेते हैं हम लोग, तो इसका कितना डोमिनेंट एलील है? 1। इसका डोमिनेंट एलील हो गया 1, है ना। दूसरा लेते हैं हम लोग 5 टाइम्स रेपिटेशन, 5 गुना जो रिपीट कर रहा है, तो 5 गुना जो रिपीट कर रहा था वो कितने बार आया? 6 बार आया, है ना। 6 मतलब यहाँ पे इस तरीके से। लक्ष्य बन गया ना। दूसरा क्या है? ठीक है तुमको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा क्लास कराने की सब कुछ समझ में आ जाएगा। 4 डोमिनेंट वाला कितना है? 4 डोमिनेंट वाला कितना है? 16 बार की 15 बार? 15 बार, 15 बार मतलब यहाँ इस तरीके से, ठीक ना। देन 3 टाइम्स वाला, 3 टाइम्स वाला कितना है? 20 बार। 20 बार मतलब ये दो इक्वल कॉर्ड दे रखा है, ठीक है। फिर 2 बार वाला कितना आया? 15 बार। फिर 1 बार ना, और 0 टाइम इतना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम
हाइपोथेटिकली कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ग्राफ को, तो ये किस शेप में आ रहा है, बेल शेप आता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का इनहेरिटेंस का ग्राफ बेल शेप आता है ना। चलिए इसको हम और अच्छे से दिखा देते हैं। अच्छा फिगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए जरा स्किन कलर का पेरेंट वाला दिख गया, ABC दिख गया, गैमेट्स पॉसिबल गैमेट दिख गया। इसके बाद हम F2 जनरेशन करते हैं, F2 जनरेशन लाते हैं हम यहाँ पे। मुझे तो नहीं लग रहा है इंटरसेक्ट, बिना इंटरसेक्ट के भी बन जाना चाहिए यार। ठीक है, डायग्राम दिखा रहे हैं अभी, ये वाला लाते हैं। क्योंकि एंगल ALM चाहिए और CMN चाहिए, तो बिना इंटरसेक्ट के बनाने को बन जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, कैसे फिगर नहीं था तो कुछ भी हम लोग फिगर बना सकते हैं। ये देखो, और एक और फिगर हम रखते हैं यहाँ पे। बता दीजिए जब भी क्या बोलो। प्रोडक्ट बोले तो जैसे कोई एग्जांपल लेके बताओ। इस तरीके से देखेंगे। वो देखो, ये रहा आपका पेरेंट जनरेशन, ये हमने निकाला, ये हमने किया, इस तरीके का हाइब्रिड आया, दोनों को क्रॉसिंग करा, ये पॉसिबल गैमेट्स हुए। ये देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल F2 प्रोजेनी है, दीज आर पॉसिबल F2 प्रोजेनी। 5 6 कितना बार आया, एक बार आया। 5 कितना बार आया, ये देखो 6 बार आया होगा, 1 2 3 एक तो ये मुझे थ्योरम 4 5 सेकंड और उस पे आता था 6 बार आया ना। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इससे पता चल जाएगा। फाइनली इसको लेके यदि हम एक हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो ग्राफ आएगा ये बेल शेप में आएगा। सो क्वेश्चन आता है कौन सा इनहेरिटेंस का बेल शेप ग्राफ आता है। सो इट इज स्किन पिगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 100% डोमिनेंट आया मतलब ये नेग्रो ब्लैक होगा, नेग्रो ब्लैक होना है। दिस इज वाइट, ये हो जाएगा वेरी डार्क, ये होगा वेरी फेयर, इस तरीके से ये हो जाएगा फेयर, ये हो जाएगा डार्क, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरी डार्क का रेशियो क्या है, इंटरमीडिएट का रेशियो क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में। ये नीट में ही पूछेगा, एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, CBSE एग्जाम में नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने करा पॉलीजेनिक इंटरेक्शन करा, जिसमें हमने स्टडी करा कि जितना ज्यादा क्वांटिटी, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज्यादा कैरेक्टर डीपर होना है। तो ये हमने स्टडी करने की कोशिश करी और हमारे पास ये रिजल्ट आया, बेल शेप का ग्राफ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम नेमिंग करना चाहे तो दिस इज हाउ मच, 1/64, 6/64, 15/64, डाटा लिखते हैं 20/64, 15/64, 6/64, 1/64। यदि मैं बोलूँगा कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो, तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये, और फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। ठीक है, इस तरीके से।
ये यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर यहाँ N3 होगा ना? कौन सा? यहाँ पे हाँ N3 हो जाएगा। 2 into 3 plus 1 is equal to 7। 7 फिनोटाइप है, देखो तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना? 7 है ना? 7 हो गए। तो ये रहा आपका 7। ओके, ये 7 रहा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, INHERITANC। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए मियोसिस के बारे में। सो मियोसिस पढ़ के आएंगे अगले क्लास में आप लोग। ब्रीफ बता देते हैं क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Okay, we know that Mendel is considered as the father of genetics, है ना? मेंडल जो काम करे थे उन्होंने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसा चीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन वो चीज है क्या? फिजिकली वो चीज केमिकल है, किस प्रकार का केमिकल है, या कोई बैक्टीरिया है, ब्लड है, क्या है एक्चुअली जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है। और ऑफस्प्रिंग भी पेरेंट की तरह ही दिखता है, माता पिता की तरह ही दिखता है। क्या है वो चीज? मेंडल ने उस चीज को फैक्टर कहा था, लेकिन फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है इसका एविडेंस वो नहीं दे पाए, है ना? इसलिए उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो लगभग 7 साल तक काम करते रहे ना इस पे। 7 साल तक काम करते रहे, राइट फ्रॉम 1856 टू 1863 तक, है ना? बाद में वो 1884 में मर गए। उनके साथ साथ उनका काम भी दब गया। लेकिन लेट 1800 कहने का मतलब 1899-95 के आसपास 3 साइंटिस्ट लोग इंडिपेंडेंटली जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, और उनका फाइंडिंग भी लगभग मेंडल्स की फाइंडिंग की तरह ही आया, है ना? वो अपना काम पब्लिश करने ही वाले थे कि वो मेंडल्स के काम के बारे में जान गए। मेंडल्स का पेपर कहीं पे छपा हुआ था, उन्होंने पढ़ लिया, है ना? तो क्या करा उन्होंने? अपना नाम देने के बजाय उन्होंने मेंडल्स के नाम पे इस काम को और उजागर करना चाहा। 3 साइंटिस्ट थे, जैसे कि जर्नल के थे, है ना? दैट वाज कार्ल स्कोरिन्स, शेकमेट, है ना? ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के काम को रीडिस्कवर करा, रीपब्लिश करा फ्लोरा नामक जर्नल में, है ना? और मोटा मोटी उन्होंने कहा कि मेंडल जो आज से 50 साल पहले कह के गए थे वो सही था, है ना? तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म नहीं होता है। आगे न्यूक्लियस की अच्छी से स्टडी होती है, क्रोमोसोम की स्टडी होती है, मियोसिस की स्टडी होती है। लोग धीरे धीरे प्रूफ करने लगते हैं कि हाँ, मेंडल्स ने जो कहा था वो चीज सही मायने में होता है, और ये पूरा चीज मियोसिस के दौरान होता है। मियोसिस के दौरान 2 एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। मेंडल्स ने कहा था ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट कभी भी जो गैमेट्स बनते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, प्योर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल के कोई इंटरमीडिएट टी नहीं बनाएगा। तो ठीक है, ये चीज होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, मियोसिस के दौरान ऐसा होता है। इससे ये प्रूव हुआ, है ना? मेंडल्स ने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाते रहे थे F1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में रीगेन हो जाते, है ना? ये सब भी प्रूव हुआ। उसके बाद सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बकायदे दिया
उसके बाद सटन एंड बॉबरी के जो एक्सपेरिमेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको जेनेटिकली प्रूव करा था हंट मॉर्गन साइंटिस्ट ने इसको जेनेटिकली प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला के मदद से इन्होंने सॉल्व करा, बताया कि हाँ मेंडल जो कह गए वो सही था। जब ये ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे ना, तो कुछ इनको उटपटांग सा रिजल्ट भी आया, कुछ अजीब अजीब रिजल्ट आया। तो अजीब अजीब रिजल्ट आया तो उसके बेसिस पे इन्होंने एक दूसरा थ्योरी भी दे दिया, ठीक है, दूसरा थ्योरी, और उस चीज को प्रूव भी करा। वो चीज था लिंकेज, ठीक है। लिंकेज पे काम कर रहे थे, लिंकेज पे काम करा, वो काम करे, उनके को वर्कर्स काम करे। उनके अंडर में एक स्टूडेंट था, 19 साल का एक स्टूडेंट था, ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्टुअर्ट वेंट नाम था उसका। वो भी इनको मदद करा इस काम को करने में, और उनके स्टूडेंट ने भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज फाइंड आउट करा। एंड उनका स्टूडेंट ने एक टर्म दिया, जेनेटिक मैप चीज डिस्कवर करी उसने ना। ये सब जिक्र करेंगे, क्या होता है लिंकेज, क्या होता है जेनेटिक मैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। मोटा मोटी अगले सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले सेक्शन में मेंडल्स का जो काम था ना, उसका प्रूविंग देने वाले हैं कि हाँ भैया मेंडल जो कह गए थे वो सही था। उस समय नहीं जान पाए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वीक था, उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, मैथ्स यूज करे थे वो। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट भी काम करना शुरू करे जेनेटिक्स पे, सिमिलर रिजल्ट आया, उसको और डीप में स्टडी करा गया, उसका प्रूफ भी देते गए सब लोग, है ना। फाइनली इन चीज को प्रूव करने के दौरान नए नए चीजें भी डिस्कवर होती गई, इन्वेंट होती गई, जिसमें लिंकेज एक टर्म आ गया, जेनेटिक मैप आ गया, क्रॉसिंग ओवर आ गया। तो ये सब हम बताएंगे अगले क्लास में, है ना। चलिए, आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछे। सर ये तो रटने वाला चैप्टर लगता है। ये अभी फिलहाल यहाँ तक तो रटने ही वाला, अभी तक तो क्या है, रटने वाला ही है, समझ के रटने वाला रटते हैं ठीक है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना कि हाँ भैया हम क्यों रट रहे हैं, है ना। लॉजिक होना चाहिए कि हम क्यों रट रहे हैं। अब मैं बोलूंगा मेंडल्स का काम रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका काम बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है। एक चीज मैं जिक्र करता हूँ, अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है वो सभी लोगों को पता चल गया ऑलमोस्ट, चल गया कि नहीं चला ना। हाँ। सबको पता चल गया, लेकिन एक दिव्या भारती थी कि विद्या भारती थी, अरे वो 7 समुंदर पार वाली जो लड़की थी, दिव्या भारती, उसका डेथ बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, उसका डेथ का न्यूज बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा था। क्यों? कैसे हुआ था डेथ? हाँ, कैसे डेथ हुआ था? पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा? ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी? नहीं। अच्छा ठीक है, आज मान के चलो शाहीन बाग में कुछ भी हो रहा है तो हाँ। शाम को सारे यूथ को पता चल जाता है ना। लेकिन जब भगत सिंह आंदोलन करना चाह रहे थे, बात बताना चाह रहे थे, तो वो लिमिटेड एरिया में ही फैलता था। क्यों? क्यों क्या बोलेंगे उस समय उसको मानने वाला? कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन। आज क्यों पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है कि वर्कर्स लोग आ रहे थे रेलवे के पटरी पे, सो गए बेचारे, कट के मर गए। सोशल मीडिया, पॉपुलर तो नहीं थे वो लोग ना, सोशल मीडिया जान रहा है कि नहीं, सब कोई जान रहा है। तो मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है आज के डेट में कि कोई भी चीज छुपता नहीं है, वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाता है ना। लेकिन पुराने जमाने में ये चीज नहीं था, तो नहीं था तो मेंडल्स का काम छपा, मेंडल्स का काम तो छपा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एडिशन में छपा। मान चलो कलकत्ता में काम कर रहे हैं तो कलकत्ता के आसपास वाले लोग ही उनको जान पाए, मद्रास के लोग जान नहीं पाए, दिल्ली वाले लोग जान नहीं पाए ना, तो मानने वाला लोग भी कम होगा उनका। यही हुआ उनके साथ। मेंडल्स का जो काम था वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा क्योंकि कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था।
उनका पब्लिकेशन भी नहीं था। अभी के समय होते तब तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो हाँ, जाते। तो अब नहीं भी है फिर भी तो फेमस हो ही चुके हैं ना, हाँ, है ना। तो सही मायने में उन्होंने काम करा था तभी हुआ है, नहीं तो नहीं होते ना। तो उस समय नहीं हुए थे, 1884 में नहीं हुए थे वो फेमस, आज के डेट में फेमस हुए। वो 1902 के बाद फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करा था जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो 20 साल यही बाद। से हाँ 20 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद पता चला कि यार भैया वो तो मर गए, लेकिन उनका काम अभी भी जिंदा है ना, है ना। तो रटना तो पड़ेगा, लेकिन समझ के रटना है। अब मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सुधांशु, कि उनका काम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था। यस सर। हाँ, अब मैं यहाँ पे रटने वाली बात बता रहा हूँ। रटने वाली बात ये है कि कौन सा पब्लिकेशन में इनका काम छपा था। तो पब्लिकेशन का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पब्लिकेशन का नाम था प्रोसीडिंग बर्न ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, ये जर्नल का नाम है। उस जर्नल में इनका काम छपा था, ये चीज याद रखना पड़ेगा। याद रखो, रटो, है ना। और उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड इसलिए भी था क्योंकि उस समय दो साइंटिस्ट फेमसली काम कर रहे थे, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे चार्ल्स डार्विन काम कर रहे थे, AR वेलेस काम कर रहे थे। तो ये जो कंप्यूटरिस्ट है ना, ये इनके जो फेलो थे बहुत फेमस थे उस समय। तो सब लोग इन्हीं का काम को फॉलो करते थे, मेंडल्स को कोई भाव नहीं दे रहा था। हाँ, तीसरा चीज कि ये मैथ का इस्तेमाल किए थे अपने चीजों को रखने के लिए, अपने तथ्यों को रखने के लिए, आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स यूज करा, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज करा था, जो बहुत जो को सही नहीं लोगों लग रहा के था। हाँ जो लोगों के पले ही नहीं पड़ रहे थे पूरा कि बायो भैया में ये मैथ। हाँ ये क्या बायोलॉजी है भैया जिसमें मैथ्स आ गया। और मैनुअल को रिजल्ट इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने डाटा को इंटरप्रेट करा और उस पर काम करा, ठीक है ना। उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करा कि हाँ इतना नंबर ऑफ प्लांट हम उगाएंगे तो इतना नंबर में डोमिनेंट आएगा, इतना नंबर में रिसेसिव आएगा, इतना नंबर में इंटरमीडिएट आएगा, और सर उन्होंने वो भी उतना तो नंबर पौधा परफेक्ट नहीं लगाया था भी। ना। हाँ सर वो परफेक्ट। भी जो डाटा जो था 9:3:1, 3:3:1, तो वो भी तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं था नहीं ना। नहीं परफेक्ट नहीं है वो, मतलब कि रेशियो निकाला गया है। मान के लो 1000 प्लांट है हाँ। ना, तो 1000 प्लांट में कितना होने के लिए 9:3:3:1 रेशियो होना चाहिए अच्छा, ना। 15 16,000/16 यानी कि हाँ 12.5। हाँ, तो तो इसी के आसपास आया है, ठीक ना। हाँ। इसी के आसपास आया, अगले सेक्शन में बताएंगे हम लिंकेज में, और लिंकेज में हम बताएंगे, एक एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है ना। तो एग्जैक्ट नहीं था लेकिन उन्होंने रेशियो निकाला है इस तरीके से, और आसान तरीके से आसान भाषा में लिख के हम लोग को समझाया जाता है। डीप में जाओगे, अब उनका थ्योरी पढ़ोगे, उनका जो जर्नल पब्लिश हुआ था, ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ ब्रॉन्ड नेचुरल साइंस सोसाइटी में, तो उसमें देखोगे कि वो कौन सा पौधा पर रिसर्च करे थे, कितने पौधे लगाए थे, वो उसमें पूरा जिक्र किया गया है ना। तो ये सब है जिसके चलते वो फेल हो गए, लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट अलग अलग देशों से काम करा और अपना नाम पे वो काम पब्लिश करने वाले थे, लेकिन पता चला कि ये काम तो 20 साल पहले मेंडल करके चले गए। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर करने के लिए, ऑनर देने के लिए उन्हीं के नाम पे फिर से ये काम को रिपब्लिश करा गया फिर से, ठीक है, 1902 में फ्लोरा नामक जर्नल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर से एडवांसमेंट होने लगा साइंस में, मियोसिस को अच्छे तरीके से जान गए हम लोग। जब मियोसिस को अच्छे तरीके से जान गए तो सही मायने में हम लोग विश्वास करने लग गए कि जो मेंडल्स कहे थे किस तरीके से गैमेट्स बनता है, किस तरीके से जीन मूव करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट, फिर बाद में ये जो 50-50 गैमेट्स हो रखा है ये 100% जायगोट के फॉर्म में अपीयर होता है, ये सब दूसरे साइंटिस्ट ने भी प्रूव करना शुरू कर दिया मियोसिस के मदद से। फिर बाद में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में भी रिसर्च करी और मोटा मोटी मेंडल्स को सही ठहराया, है ना। और जब ये काम कर रहे थे, थॉमस हंट मॉर्गन काम कर रहे थे,
तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करें, तो वो डिफिकल्टीज कुछ दूसरा ही चीज हम लोग को सिखा गया। वो सिखा गया हम लोग को लिंकेज, वो सिखा गया हम लोग कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैप की वहाँ पे इन्वेंशन हो गई, वो बताएंगे वो अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में हो सकता है वीडियो हम बना के दें, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी है ना। ठीक है, और मतलब आगे सुधांश, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना है, ध्यान दोगे ना तो इंटरेस्टिंग होगा, कहानी की तरह सुनोगे तो इंटरेस्टिंग है। ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। हमेशा पूछता है क्या है कुछ नहीं है इसमें मियोसिस, लेकिन मियोसिस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, जरूरी क्या है ये समझना ना, थोड़ा ट्रिकी है ना, ये ट्रिकी है। यही चीज आप लोग को समझना है, यही चीज हमें आप लोग को समझना है कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, रटे भी तो हम क्यों रटे, है ना। ओके, सो मियोसिस थोड़ा देख के आएंगे, मियोसिस पढ़ के आएंगे आप लोग ना, टर्म्स नहीं पूछेंगे, बस आप इतना ही जानोगे कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस ये पढ़ के आएंगे। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का चारों स्टेजेस है ना, पांचों स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस है, बस ये थोड़ा देख के आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं तब अगले क्लास में।